लेट्स स्टार्ट और डिस्कस करते हैं हम पेपर। इससे आपको ये समझ पैदा होगी क्योंकि अब पेपर आने वाला है। तो ये आज 45 क्वेश्चंस हैं, पूरा वही एक नीट पैटर्न का सेशन है ये। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अब जो रैंक बूस्टर सीरीज़ है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें वो हम सारी बातें सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। पहला, आप अटेम्प्ट करें फिर सॉल्यूशन देखें। When light rays incident on a medium at an angle I, तो मीडियम मान लिया मैंने भैया μ1, ये μ2, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट हुई, ठीक है। एट एन एंगल R, तो ये मुझे नहीं पता क्या एंगल है, रेयर है, डेंसर है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता है I, मैंने अभी इतना लिख लिया, इतना तो पता है ना। अब देखो ये बना रखा है इसने, ग्राफ दे रखा है, तो इसका मतलब स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई विल बी इक्वल्स टू जो मीडियम उसका एंगल साइन आर, यानी कि ये y है ना और ये x है, तो लिख लो r की जगह y लिख लो, इसकी जगह x लिख लो, यानी कि y विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा μ1 बाई μ2 इंटू एक्स। μ1 बाई μ2 ये किसका, यानी कि स्लोप है, यानी कि टेन थीटा। इसका मतलब इस सवाल में आपको टेन 30 विल बी इक्वल्स टू μ1 बाई μ2 की वैल्यू देगा, यानी कि μ2 विल बी होगा आपका √3 μ1, यानी कि आप कह सकते हैं कि μ1 कितना ज़्यादा है, सॉरी μ1 बाई μ2 1/√3, हाँ, तो μ2 कितना ज़्यादा है आपका, √3 टाइम्स ज़्यादा है। अब म्यू क्या होता है, c/v, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ c/v2 विल बी इक्वल्स टू √3 c/v1, बच्चे कट कर दिया, यानी कि v1 विल बी इक्वल्स टू √3 v2, ठीक है। तो वेलोसिटी, अब ऑप्शन पढ़ें आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज 1.73 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, नहीं, गलत बात है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, यानी कि पहले मीडियम में वेलोसिटी देख रहे हो, √3 का मतलब कितना, 1.73, यानी कि v2 का 1.73 टाइम्स, या इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। अब अगर वो क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, देखो, तो क्रिटिकल एंगल का सीधा सा सीन है, अगर μ1 μ2 आपको दो वैल्यू पता है, तो साइन थीटा सी क्या होता है तुम्हारा, होता है μ1 बाई μ2, इन जनरल लिख रहा हूँ, तो ये तुम्हारी वैल्यू कौन सी होती है, छोटी वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी होती है, बड़ी वैल्यू, तो इसका मतलब साइन थीटा सी कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/√3। क्लियर है, बड़ी वैल्यू अपन छोटी वैल्यू, मेरे को तो इतना मतलब है, तो इसका मतलब सी विल बी द करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले पे चलते हैं, सेकंड वाला, लेंस दे रखा है आपको, टू लेंस, पावर दे रखी है इतनी, प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ये पावर पॉजिटिव, तो ये लेंस ऐसे रखे हुए हैं, अब इधर भी μs है, इधर भी μs है, समझ रहे हैं। पहले तो पी नेट निकाल लो, तो पी नेट कितना हो जाएगा, +5 डायोप्टर। अब पी नेट विल बी इक्वल्स टू μs बाई एफ, जो एग्जैक्ट है वही याद रखो, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो, और थिन लेंस के लिए है, तो μs की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/+5 डायोप्टर, यानी कि पी नेट कितना लिख सकता हूँ मैं, +20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन को एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी बिहेव करेगा। भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एफ आ गया ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए होती है ना, समझ रहे हैं आप। अगर ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो दोनों तरफ तो एयर है 1/1, तो ये सिंपल अब आपका सवाल बन गया। अब ये पूछ रहा है आपसे, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट हेल्ड फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2, यानी कि आप मुझे बताओ, अब इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए। अगर कॉन्वेक्स लेंस है और मुझे वर्चुअल इमेज चाहिए, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पोल के और फोकस के बीच में ही बच्चे रखा होगा, तभी मिल सकता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो अगर ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसका मतलब एफ कितनी दूर है आपका, 20 सेंटीमीटर, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू, मैं क्या लगाऊंगा, f/f प्लस यू, क्योंकि m गिवन है, u निकालना है, बाकी सब विद साइन आपको रखने होते हैं। रे ऑप्टिक्स में जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी सब विद साइन। तो मैग्निफिकेशन अगर वर्चुअल इमेज है, तो वी भी क्या होगा, नेगेटिव, यू भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये लाइट की डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन लाइट की, और लाइट की डायरेक्शन क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव। तो आप पोल से ही मेजर करते हो सारी चीज़ें, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे ना यू और वी को मेजर करने के लिए, क्योंकि इमेज भी आपकी इधर बन रही है,
समझ रहे हैं? तो दोनों नेगेटिव हैं, तो m का साइन कैसे चेक करोगे? v बाई यू, ये भी नेगेटिव, तो m का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे साइन चेक करते हैं। आप बना के देख लो, ऐसे आप सवाल को पूरा अपने दिमाग में, ये तो मैं आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना पड़े तो 2 मिनट का काम है, मैं मन ही मन में तुरंत कर लूंगा +5 और ये मैं समझा रहा हूँ। तो वो समझो आप बात को, क्योंकि हर चीज आपको समझनी है। आपको तो भैया कॉन्सेप्ट समझना है ना, ग्रिप बनानी है ना। सो ये क्या हो जाएगा? m विल बी इक्वल्स टू हो गया, यानी कि m की वैल्यू +2 +20 अपॉन +20 और प्लस बच्चे ये हो गया तेरा पास u। सो ये कितना हो गया? 40 + 2u विल बी इक्वल्स टू 20, यानी कि 2u विल बी इक्वल्स टू -20, u विल बी इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में बच्चे आ रही होगी। क्लियर है जी? अब अगले वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला देखो जी, थर्ड वाला क्या कर रहा है? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है। आई पीस की फोकल लेंथ कितनी है? एफ ही दे दिया आपको, +5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है? F0/FE, ठीक है जी। ये कितना है? 10 विल बी इक्वल्स टू FO/FE, यानी कि 5, यानी कि F0 विल बी इक्वल्स टू 50। क्लियर है जी? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, यानी कि तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F0/FE 1 + FE/D, ठीक है जी। तो m कितना हो गया? F0 कितना है? 50/10, सॉरी 5, 50/5 1 + FE कितना है तुम्हारा? FE कहाँ गया जी? FE कहाँ? ये रहा 5। D कितना है? 25, 5 आ गया। सो ये कितना हो गया? 10, 1 + 1/5, 10 इंटू 6/5, 2, यानी कि 12। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं जी। इसको मैं गायब करता रहता हूँ, थोड़ा स्पेस मिलता रहेगा मुझे। अगले सवाल पे चलते हैं। फोर्थ वाला सवाल देखो। फोर्थ वाला सवाल ये है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/v इज इक्वल्स टू 1/u + 1/f। ये y, जो y पे है y, ये x, और ये 1/f, तो इंटरसेप्ट होगा y, तो ये कितना इंटरसेप्ट? यानी कि f विल बी इक्वल्स टू -0.10। फोकल लेंथ तो पूछी है ना, तो ये कितना हो जाएगा? f विल बी इक्वल्स टू 1/10, यानी कि -10 सेंटीमीटर। फोर्थ। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में सेमीकंडक्टर का सवाल है, तो ये तो आप सीधा ही बता दोगे, R इज इक्वल्स टू V/I। ये तो देखो फिक्स हो गया। यहाँ अगर इसकी बात करें, ये तो कांस्टेंट है ना यहाँ वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? R विल बी इक्वल्स टू V/I। तो V कितना है तुम्हारा? 8 बाई कितना हो गया? 10⁻⁻⁻6, यानी कि 8 मेगा ओम। तो जी ये तो हो नहीं सकता, किलो वाला भी नहीं हो सकता। अब इसके लिए बताना रेजिस्टेंस डायोड एट, इसके लिए तो बता दिया यहाँ रेजिस्टेंस। अब 10 एम्पियर के लिए, 10 मिली एम्पियर के लिए यहाँ बताना है। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इस वाले पार्ट का आपको ये मानना पड़ेगा, ये कर्व नहीं, ये आपको ये लीनियर मानना पड़ेगा। क्योंकि डायोड में क्या होता है, आपका एक कर्व ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, तो हम, लेकिन अगर हम छोटे से किसी पोर्शन की बात करें तो यहाँ लीनियर चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ फिर हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा सवाल जब भी आए तो ये अपन लगा सकते हैं, ये बच्चे, ठीक है। अब ये तुम्हारा थीटा, अब यहाँ पे जो 10 थीटा देगा वो क्या देगा? I/V। ये क्या है तुम्हारा? ΔI। ये I बन गया ना, ये यही तो देगा तुम्हारा, ΔI देगा, ये ΔV देगा। तो R तुम्हारा क्या आ जाएगा? ΔV, ये सॉरी R कह रहा हूँ मैं, 1/R, ऐसे विल बी इक्वल्स टू 10 थीटा। 10 थीटा तो ज़रूरत ही नहीं है। सो R विल बी इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारे पास? 0.2 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर, 10⁻⁻3। तो ये R विल बी आ गया 20 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक है। 6 वाले में बच्चा बड़ा गड़बड़ करता है। अब देखो VA-VB फॉर द फॉलोइंग गिवन सर्किट। अब आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है। कैपेसिटर, आप मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच में जब निकालना है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? VA-VB ये निकालना है।
तो यानी कि अगर मुझे इस पे चार्ज पता चल जाए, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ से यहाँ तक मैं किरचॉफ लॉ लगा लूँगा। ये दिमाग में आना चाहिए। चलो, अब अगर ये बातें मेरे दिमाग में आ गई हैं, आप मुझे एक बात बताओ, जब ये तो फुल्ली चार्ज होने के बाद करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, करेगा नहीं करेगा? ऐसे। कैपेसिटर तो फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है, ये रास्ता मिलेगा। तो अगर मैं ये पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। आप कहोगे हाँ सर, तो पहले मुझे करंट निकालना पड़ेगा। तो आई विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 24/2, 6, 8 और 4 सब सीरीज में है, यानी कि 12, 2 एम्पियर। इसका मतलब 6 और 4 10, यानी कि 20 वोल्ट का ड्रॉप आया इस सी और डी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, आप मुझे एक बात बताओ, फिर से कर लेते हैं अपन। 20 वोल्ट, तो ये चार्ज ऐसे हुआ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज निकालना है, दोनों के अक्रॉस 20 वोल्ट है। तो भैया मुझे तो पोटेंशियल ही तो डिवाइड करना है। पोटेंशियल देखो, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, चार्ज सेम है यानी कि सीरीज में है, यानी कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। ऐसे होगा, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, इनवर्स रेशियो में कर लो। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, किसके अक्रॉस, 4/3 वाले के, तो कैसे लिखोगे, दूसरे वाले का 4 बाई टोटल कैपेसिटेंस इंटू 20। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 3 4 12 प्लस 4 16 इंटू बच्चे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 से 4 कट गया यानी कि 15। तो कितना हो गया जी, ये आ गया 15 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस ऐसे, करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा था, और यहाँ कितना है, 8 वोल्ट। भाई 2 एम्पियर का करंट आ रहा था ना, ये भी मैंने निकाल दिया। किरचॉफ लॉ लगा लो, वी ए प्लस माइनस माइनस 15। अब माइनस से प्लस, भाई ऐसे चलोगे ना, किरचॉफ लॉ लगाओगे, माइनस से प्लस चलेंगे तो प्लस, और कितना हो गया, 8 वोल्ट विल बी इक्वल्स टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी 7 वोल्ट। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर बाउंड टुगेदर, एक साथ हैं, करंट कैरिड बाय वायर, ठीक है, इतना I1 I2 सबकी वैल्यू दे दी है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द केबल। तो ये जो भी केबल में बांध रखे हैं इन्होंने, कोई करंट ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताना है बस, कितनी दूर बताना है, ये R10 सेंटीमीटर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे ना, यानी कि बी डॉट डी एल, बी इंटू 2 पाई आर सीधा विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 20 और 12 कितना हो गया, 32 और 18 कितना हो गया, 60। तो सब ऐड हो गए। 60 में से माइनस कितना करना है, 60 में से माइनस करना है 7 और 6, कितना हो गया, 13। तो ये माइनस कर लो। 60 में से 10 यानी कि ये बनेगा -13, तो ये बनेगा जी 47। कितना बनेगा, 47। अब अगर ये 47 बनेगा तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बच्चे ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 10 इंटू 10⁻⁻², और म्यू नॉट आई नेट होता है ये, इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, 47। तो अगर आप देखो 2 पाई से 2 बाई 2 यानी कि 47 दूनी 74। सो बी विल बी इक्वल टू 74 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 10⁻⁻1। इसको ऊपर ले जाए यानी कि माइक्रो। ऑप्शन फोर्थ विल बी द बच्चे करेक्ट आंसर। सो 7 नंबर का जो आप आंसर लगाओगे वो फोर्थ ऑप्शन लगाओगे। आई होप कि आपको ये तो आसानी था। अब साइड में 10 वाला है, 10 वाले को देख लो। ये पल्स ऐसे जनरेट हो रही है, ये पल्स आपने भेजी, तो आपको आउटपुट पूछा है यहाँ। तो आउटपुट तो इस पॉइंट के अक्रॉस। अब देखो, जब नेगेटिव साइकिल चलेगा यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये किस में होगा, आप खुद बताओ। अरे किस में होगा, रिवर्स बाइस में होगा। रिवर्स बाइस में होगा तो इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा तो जो यहाँ यहाँ जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, और यहाँ फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि वी नॉट का ये नेगेटिव पल्स सारी की सारी ऑब्टेन हो जाएगी। अगर मैं पॉजिटिव पल्स की बात करूँ, अब किस पे बात करते हैं, इस पॉजिटिव की, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या करंट फ्लो कर देगा, ये किस में, फॉरवर्ड वाइस में आएगा ना।
तो करंट फ्लो करेगा। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या ये एज ए वायर बिहेव करेगा? आइडियल सिचुएशन है ना, एज ए वायर बिहेव करेगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं। तो वी नॉट भी क्या ऑब्जर्व करेगा भाई? ये तो इस पॉइंट का ऑब्जर्व कर रहा है ना, इस जब यहाँ करंट फ्लो हो गया तो कोई ऑब्जर्व ही नहीं होगा, मतलब कोई ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप नहीं होगा तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 11 वाला देख लो। 11 वाला देखो, जब भी एंड गेट हो तो उसको कैसे याद कर रहे हैं? बी बाद में डी है ना, तो डॉट लगेगा। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा। और में तो पॉजिटिव करते हैं और एंड में तो क्या करते हैं? साइन, वो सॉरी, नोट में क्या करते हो आप? साइन उल्टा कर देते हो। ठीक है, नोट में क्या होता है तुम्हारा? और में ये हो गया। नोट में क्या करते हो आप? बार लगा देते हो। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या है? और ये क्या है? एंड। और ये क्या है? नॉट। तो और का मतलब प्लस और उसका बार, तो ये निकल के क्या आएगा? ए प्लस बी का बार। ए प्लस बी का बार आप इसको एंड करोगे और उसका फिर बार लोगे तो सेम आता है निकल के। बार का बार इतना हो जाएगा बस। भाई आप ऐसे सोचो ना, ए डॉट ए कर रहे हो आप, तो ए डॉट ए का मतलब तो ए ही होता है और उसका बार यही करना है। तो ए प्लस बी का बार, ये मैंने ए मान लिया इसको कोई। ठीक है, तो उसको दो बार प्रोडक्ट करोगे तो सेम ही तो बात रहेगी। इतना आ गया, यहाँ से बी आ रहा है। अब बार का बार करोगे तो सेम फंक्शन बनता है, यानी कि ये क्या बचा? ए प्लस बी। यानी कि ए प्लस बी का आप डॉट करोगे बी के साथ, ये आपका फाइनल आउटपुट आया, यानी कि ए बी प्लस बी इंटू बी तो बी हो गया। और फिर आप बी को कॉमन ले लो तो ये आ गया ए प्लस वन इंटू बी। ए प्लस वन का वन बन गया, सो वाई विल बी कम्स आउट टू बी बी। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अटैम्प्ट किया है। अगले पे चलते हैं जी, इसको थोड़ा गायब कर लेते हैं। 12वां देखो। 12 वाला कह रहा है आपसे, एक बल्ब है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एक बल्ब बना लो, ऐसे कैपेसिटर बना लो सी, और अल्टरनेटिंग करंट तो समथिंग मान लिया कि ये लगा दिया आपने 200 वोल्ट और सम फ्रीक्वेंसी ऐसे मैंने अटैच कर दिया। इफ़ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो वाइल कीपिंग द वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट क्या होता है तुम्हारा? वी आर एम एस, क्योंकि जो ये गिवन होती है याद रखना है वी आर एम एस, अगर इस फॉर्म में लिखा होता है तो वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड। और जब आप वी आर एम एस, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पीक वैल्यू ले लेते हैं। अरे भाई जब तू आर एम एस वोल्टेज ले रहा है तो करंट भी तो आर एम एस आएगा ना। खैर, ये फिक्स है तुम्हारा। तो आई किस पे डिपेंड करेगा? जेड पे। और इस केस में जेड क्या होगा तेरा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर का अंडर रूट। और एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ओमेगा बोले तो 2πf/c। अगर तू फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो एक्स सी क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कि जेड डिक्रीज होगा। और जेड डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है, अब देख बल्ब विल, यानी कि पावर डिसिपिएट, यहाँ पावर आई स्क्वायर आर। तो आई अगर बढ़ेगा तो पावर डिसिपिएशन, यानी कि इसके क्रॉस ड्रॉप ज़्यादा आएगा। ड्रॉप ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा ज़्यादा ग्लो करेगा, ज़्यादा पावर डिसिपिएट होगा तो। ठीक है, ज़्यादा पावर डिसिपिएट मतलब इन द सेंस ज़्यादा पावर, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा ये। तो 12 वाले का क्या आ गया तुम्हारा? 1 विल बी द आंसर। चलो जी आगे चलते हैं। अगला 13 देखो। 13 कुछ नहीं है। 13 आर एम एस वैल्यू, आप आर एम एस वैल्यू किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं? मान लो आई की, या आई की आर एम एस वैल्यू, चलो यही याद आती है। तो आप क्या करोगे? आई का स्क्वायर करोगे, उसका मीन लोगे और उसका अंडर रूट, ऐसी तो है। ये आपकी आई आर एम एस आ जाएगी। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आई का फंक्शन का स्क्वायर, उसका मीन ले लो पहले, उसका अंडर रूट तो बाद में ले लेंगे। इसका फंक्शन का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर, इसका मीन ले लो एक्स नॉट का स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आती है? 1/2, यानी कि एक्स नॉट का स्क्वायर बाई टू। इसका अंडर रूट लेना है एक्स नॉट बाई रूट टू। तो यानी कि फर्स्ट का तो ये आ गया। सेकंड वाले का साइन फंक्शन बना लो, 2 की मल्टीप्लाई 2 की डिवाइड, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट बाई टू साइन 2 ओमेगा टी। स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके मीन ले लो, तो ये एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू, एक्स नॉट बाई टू का स्क्वायर। और इसका मीन लोगे तो 1/2 आ जाएगा, उसका अंडर रूट लेना है बस, तो एक्स नॉट बाई टू रूट टू। तो ये आ गया तुम्हारा, यानी कि ऑप्शन ए का सेकंड, बी का थर्ड। क्लियर है?
सिमिलरली इसको, अब इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करो पहले इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करोगे तो आपका फिर वहाँ से निकल के आ जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। देखो बच्चे, नाइन्थ वाले का आ गया। 9 वाले में मैग्नेटिक मूवमेंट है, शॉर्ट बार मैग्नेट। तो आप डाइपोल के लिए आपको पता है कि एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2 kp/r3, इक्वेटोरियल पे होती है खाली kp/r3। ये तो सब जानते ही हैं। और इसी से फिर एनालॉजी से हम शॉर्ट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इसके लिए हम बी की वैल्यू एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई। अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करूँ, पी की जगह एम आ जाएगा, आर क्यूब वैल्यू रख लो, 10⁻⁻⁷, एम की वैल्यू 16 गिवन है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 20 × 10⁻², यानी कि 2 × 10⁻1, यानी कि 8 × 10⁻3, यानी कि 2 × 10⁻4 टेस्ला। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। अब एक्सियल पर डबल होता है इक्वेटोरियल के, तो डबल होगा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये होगा। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब बचा हमारा 8 वाला। 8 वाले में थोड़ी सी हमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन है। सवाल बहुत आसान है, पहले समझ लो। जब भी ये एंटर कर रहा है, अगर ये ऐसे एंटर किया तो सीधी सी बात है, इसका पाथ पॉजिटिव है, तो वी क्रॉस भी करोगे आप। अब यहाँ जाके ये कैसे ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है, ऐसे निकल जा रहा है थोड़ा सा। अब आपको पता ही है कि रेडियस वेक्टर आप ऐसे बनाओगे, परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, ये ऐसे, तो ये रेडियस वेक्टर बनेगा। अब ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा गिवन है, ठीक है, समझते रहना। और मैंने ये एक और खींच लेता हूँ इधर बच्चे, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना बनेगा, थीटा। और ये आर है, ये आर है। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है द एंगल थीटा, थीटा एंगल निकालना है मुझे। अब थीटा एंगल यानी कि डी, अगर आप ये देखो डी किसके बराबर है, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखो, आप यहाँ से देखो, ये क्या है, आर है, तो ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आप कहोगे हाँ सर, अगर मैं डी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा लिख देता हूँ, अगर मैं डी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, डी की वैल्यू मुझे पता है, आर अगर मैं निकाल लूँ तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, dy/r। मेरा सवाल हो गया। अब मोटे तौर पे बात है, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, और है क्या, ये कितने उससे एक्सेलरेट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई डेल्टा वी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई डेल्टा वी, यानी कि वेलोसिटी 2e∆v डिवाइड बाई एम, इसका अंडर रूट, ये वेलोसिटी आ गई। और आर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, mv/qb, फॉर्मूला जानते हो ना, क्यू मतलब प्लस ई, तो ई बी, यानी कि आर विल बी इक्वल्स टू m/e/b इंटू वी की जगह क्या लिख लोगे आप, 2e∆v डिवाइड बाई एम। आर इज इक्वल्स टू, एम नीचे चला जाएगा, ई नीचे आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2m/e∆v, और ये अंडर रूट में रहेंगे, और इंटू 1/b, तो यहाँ चला जाएगा। आप पुट करो थोड़ी सी वैल्यू, 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है जी। डेल्टा वी यानी कि 500 इंटू डिवाइड बाई ई बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90, 1/b बोले तो 0.5, यानी कि 1/2। कट गया, कट गया। चलो अब देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा जी 19 और 3 22, 22 और 2 24, और 5 दूनी 10, यानी कि 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10⁻⁻2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 1/20, ठीक है जी। ये हो गया 1/20, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/2
कितना था, 1/0.5 था ना, 0.5, अरे नहीं 0.5 था ना, थोड़ा सा 1/0.5 यानी कि 2, तो ये 2 नीचे नहीं ऊपर आएगा, ये 2, तो ये फाइनली आ गया 0.2 मीटर, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। अब साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू D10/20, 1/2, थीटा आ गया विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। कितना आया जी, 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन कौन सा है, 15, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी आसान है चीज़ें। आपके नोट्स में आपको सब कुछ है, आर इक्वल्स टू यहाँ तक पाथ फॉलो करेगा, बस ये बना लेना है, थीटा ये परपेंडिकुलर होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें कुछ इसमें थी। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको करने में मज़ा आया होगा। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो जी, 14th की बात करते हैं। 14th क्या करें, एक डिस्क है, आर रेडियस इज चार्ज्ड ऑन इट्स सरफेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फंक्शन दे रखा है और ये है तुम्हारा। अब मुझे टोटल चार्ज निकालना है डिस्क के ऊपर, तो बच्चे ये सवाल हम हमेशा एलिमेंट लेके करते हैं। डिस्क है तो ये मैंने एलिमेंट मान लिया, ये आर और ये डी आर, ये लेंथ होगी। ठीक है, तो क्यों कैसे लिखोगे आप, चार्ज, चार्ज लिखोगे आप सिग्मा इंटू डी ए, ऐसे लिखोगे। सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट आर क्यूब इंटू डी ए बोले तो 2πr/dr, और 0 to इंटीग्रेट कैसे करोगे, रेडियस कितनी है जी इसकी, कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि 2π सिग्मा नॉट टू r⁵ दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन ढूंढ लो, 2π सिग्मा नॉट आर, यानी कि 14th का तो सीधा ही दिख गया आपको, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 15th पे चलते हैं जी। 15th सवाल जब आप देखोगे तो इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। ये कह रहा है द कोसेंट्रिक सेल है R3R, और आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल जाएगा अगर मुझे ये Q डैश पता चल जाए। भाई अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज का पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, उसके लिए पोटेंशियल ज़ीरो करना पड़ेगा आपको इस वाले का। अगर पोटेंशियल ज़ीरो करोगे तो एक पोटेंशियल ज़ीरो कैसे लिखोगे भाई, के क्यों बाहर वाले की वजह से, KQ/2R प्लस KQ'/R, ये मिलके ज़ीरो होना चाहिए, यही तो पोटेंशियल लिखोगे आप। पोटेंशियल कैसे लिखते हो, अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना हो, इस सेल पे पोटेंशियल लिखना हो, इसका इसका ज़ीरो है ना, तो इसकी वजह से प्लस इसके चार्ज की वजह से मिलके ज़ीरो आना चाहिए ना, तो वही तो लिख रहा हूँ मैं, और क्या लिख रहा हूँ। यानी कि के से जब आप इधर लेके जाओगे, थोड़ा सा हल्का सॉल्व कर लो इसको, KQ/2R विल बी इक्वल्स टू माइनस KQ'/R, आर से आर कट गया, के से के कट गया, यानी कि Q' विल बी इक्वल्स टू माइनस Q/2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू KQ/R²। अब ये कहाँ पे पूछा, अच्छा ये 3R है, सॉरी ये 2R पे तो पूछा गया है, बाहर की रेडियस 3R है, 3R है, ये 2R डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो 2R का स्क्वायर बचे। ठीक है, Q', सो E विल बी इक्वल्स टू Q' बोले तो Q/2, Q/2 डिवाइड बाई 4 R का स्क्वायर, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि Q/3 है ना, Q/2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, Q/3 आया ना भाई, यहाँ से बार बार गड़बड़ हो रही है, यानी कि 12, यानी कि KQ/12R²। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, कैसे कैसे छोटी छोटी गलतियों से अपने को बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगले वाला सवाल देखो, टू पोलराइजर आर ओरिएंटेड with their principal axis makes 60 डिग्री एंगल with each other, द परसेंटेज पास कितना होगा। अब ये जब भी 60 डिग्री आए तो ये तो सीधा सीधा हमने कल भी किया था 12.5%, यानी कि ये ऐसे है, पास एक्सिस के साथ ये अगला पोलराइजर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, I0/2 और यहाँ I0/2 cos स्क्वायर 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, I0/60 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 12.5। बड़ा फेमस सवाल है,
कोई दिक्कत नहीं है। 17 थ्योरेटिकल सवाल है। कंडक्टिविटी सबकी ज़्यादा देखो, कॉपर ये तो प्योर हो गया तुम्हारा कंडक्टर, ये मिक्स है, ये सेमीकंडक्टर हो गया और ये भी सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी सबकी याद है देखो, इसमें जो जर्मेनियम में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4s कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p2 है, तो ये टाइटली बाउंड है। ठीक है, तो इन दोनों में भी कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जर्मेनियम की ज़्यादा होगी, तो इसकी रजिस्टिविटी क्या आएगी तुम्हारी? भाई सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होगी तुम्हारी? ज़्यादा होगी नहीं होगी? तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको जो इसको लिखना पड़ेगा कॉपर। देखो कॉपर का तो सीधा सीधा सीन हो गया, क्या हो गया जी? देखो थोड़ा सा बात करते हैं ऐसे ही। कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/रजिस्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी कम होगी, और आपने रजिस्टिविटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आप कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कॉपर की, तो उसकी तो सबसे कम आनी है। तो या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये हो, सॉरी कॉपर वाला तो एक ही ऑप्शन है। अरे ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ये तो सीधा ही हो गया। लेकिन अगर वो दे देता तो कैसे, देखो मैं प्रॉपर आपको ऑर्डर करना बता देता हूँ। कॉपर की तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो रेजिस्टिविटी सबसे कम। ठीक है, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी नाइक्रोम की आएगी। पहले कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिख लेते हैं अपन, फिर उसका उल्टा ही तो करना है ना। तो अपन कंडक्टिविटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। कॉपर की सबसे ज़्यादा है, नाइक्रोम ये मिक्स है कंडक्टर, तो इसकी फिर उससे कम होगी। इसका थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, 100 ओम्स में इसका रेजिस्टेंस होता है, जो नाइक्रोम का हम वायर वगैरह बनाते हैं। उससे कम किसकी होगी कंडक्टिविटी? उससे कम होगी जर्मेनियम की, और सबसे कम होगी सिलिकॉन की। अब इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 4p2, ये होता है तुम्हारा 3s2 3p2। तो इसमें देखो न्यूक्लियस के पास टाइटली बाउंड है ना, ये कम टाइटली बाउंड है। ठीक है, तो ये इजी, यहाँ कंडक्शन आसान होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री करने आसान हो गए रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ कंडक्टिविटी, यहाँ आपको कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एज कंपेरिजन टू सिलिकॉन के। तो अब इसका उल्टा कर दो, मतलब इन्वर्स होता है ना रेजिस्टिविटी, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। खैर, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? आपको मैच करना है, सिंपल फार्मूला है। तो कुछ कुछ फार्मूले जो आप अपने दिमाग में तुरंत रिकॉल कर लें। आई इज इक्वल्स टू होता है NeAVD। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। रजिस्टिविटी क्या होती है? M/NE² टाउ। क्योंकि रजिस्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीकंडक्टर में भी यूज़ होता है। कुछ फार्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी क्या होता है? D/E। अब सीधा भैया टिक ही तो करना है। J/E क्या बनेगा? कंडक्टिविटी। सो S का तो सीधा सीधा संबंध है B से। S का संबंध किससे है? B से। B से S का संबंध, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और A का संबंध, अब D का संबंध, करंट का संबंध किससे है? NeAVD, Q से। तो ये नहीं हो सकता, ये सिंपल, ख़त्म। 19 की बात करते हैं। 19 कह रहा है द सर्किट शो सेल AB। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि करंट क्या है जी? 0। ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर मैं यहाँ 0 मान लूँ, समझना आप। तो यहाँ VB हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर करंट 0 है, आप ध्यान रखो रजिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस कभी भी ऐसा हो कि करंट 0, तो तभी होगा जब डेल्टा V इसके अक्रॉस 0 होगा। तो यहाँ VB है तो यहाँ भी VB होगा। तो ये 0 है, ये 16 वोल्ट आपको गिवन है, ये 600 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको 200 दे रखी है। अब आप खुद बताओ मुझे, क्या करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा? भाई इधर तो जा नहीं रहा, सिंपल है। तो यानी कि 0, यहाँ कितना हो गया? 16, तो यहाँ से करंट कितना आया होगा? मैं कह सकता हूँ 16 - VB/600। क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे? हाँ। और यही करंट कहाँ जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा, विच इज़ इक्वल्स टू ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये VB, ये हो गया VB। अरे भैया ये VB -0 डिवाइड बाई R, यानी कि VB -0 डिवाइड बाई R बोले तो 200। कट कर दो, 2 3 6, यानी कि 4VB इज इक्वल्स टू 16, यानी कि 4। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 20 वाला,
प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई और बी का बताना है आपने। आप ये देख लो मूव कहाँ कर रही है, प्रोपेगेशन इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एन वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ई कैप क्रॉस बी कैप, होता है नहीं होता है? आप बना लो, ऐसे बनाओ, ठीक है, ये एक्स बना लो भैया, सॉरी आप कर लो, ये जे कैप कर लो, ये के कैप कर लो। तो क्रॉस जो होगा, जो आउटवर्ड होगा, जे क्रॉस के करते हो ना आप, तो आउटवर्ड एक्स कैप मानना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल याद रखना, आप एक्सिस हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके बनाते हैं। तो अब देखो आप, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहले देख लो, ये दोनों सेम डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। ये जे प्लस के, अब देखो आप, अगर मैं इसको लिखूं जे कैप प्लस के कैप और इसको माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पॉसिबल कौन सा है? ऑप्शन 2। करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा थोड़ा सा दिमाग लगा के ही आपका सवाल सारा का सारा हो जाएगा। भाई ये एंटी पैरेलल आ गया ना, ये पैरेलल हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा कौन सा? ये। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बना के देख लो, देखो ये क्या है, ई है, ये माइनस जे कैप ये हो गया, प्लस के कैप ये हो गया, तो ई वेक्टर तो इधर आ जाएगा, ई कैप। फिर माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो बी वेक्टर आ गया यहाँ। ई क्रॉस बी देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आउटवर्ड की तरफ आएगा, एकदम सेट बैठ रहा है। 21 बहुत अच्छा सवाल है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो आप पढ़ के आते हो ना, सेकेंड पॉस्टुलेट MVRN इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। N विल बी इक्वल्स टू 1 की बात कर रहा है, यानी कि MVR1 इज इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई, यानी कि 2 पाई R1 विल बी इक्वल्स टू H अपॉन MV। ये तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बन गई फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई R1, यानी कि 2 इंटू 3.14, और R का फॉर्मूला आपको जो याद करना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली अपने दिमाग में यहाँ वेलोसिटी का भी याद कर लो, 2.18 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा तुम्हारा Z बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जाओ 2 इंटू 3 इंटू R1 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखो थियोरेटिकल सवाल है, ये न्यूक्लियर से आ गया। अनमैच मॉडरेटर में हैवी वाटर यूज़ होता है। मॉडरेटर में क्या क्या यूज़ होता है? मॉडरेटर में आप हैवी वाटर यूज़ करते हो नहीं करते हो? वाटर यूज़ करते हो, हैवी वाटर भी यूज़ करते हो आप, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ आप हार्ड वाटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हार्ड वाटर नहीं यूज़ होता। प्रेशराइज वाटर, जो भी वाटर रिएक्टर के अंदर जो हम वाटर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? हीट एक्सचेंज के लिए, बिल्कुल सही बात है। फिर सेफ्टी रोड्स के लिए कैडमियम रोड यूज़ की जाती है, कैडमियम, कार्बन की नहीं की जाती, यानी कि फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अनमैच बताना है ना आपने, अनमैच, तो फोर्थ वाला आपका अनमैच पेयर है। 23 को देख लेते हैं जी। देखो, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम चेंजेस फ्रॉम, यहाँ से यहाँ, द हाइड्रोजन एटम हैज़ एब्जॉर्ब्ड ए फोटोन ऑफ एनर्जी दिस। तो आप क्या करो, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, क्लियर है। अब सीधी सी बात है, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम चेंजेस फ्रॉम इतने एंगस्ट्रॉम से इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो पहले तो ऑर्बिट में देख लेते हैं कौन कौन से में घूम रहा है। तो यहाँ से हाइड्रोजन के लिए R इज इक्वल टू R0 n स्क्वायर। R0 की वैल्यू आपको बताइए 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये मान लो। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप करोगे तो n की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी, और इसके लिए n की वैल्यू निकालोगे तो बच्चे 3 आएगी। तो हाइड्रोजन एटम के लिए आपको पता ही है, आपको याद ही रखना है, -13 ये है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, ये -3.4 -1.51 -0.85 ऐसे होता है ना। अब ये n इज 2 है, n इज 3 है, तो वो यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब किया होगा फोटोन, भाई फोटोन आएगा, एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 3.4 1.51, तो ये 0.9, और फिर आप ये देख लो कितना हो जाएगा 13.8.1, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 24 को देख लो, 24 में क्या है? अब ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो आप देखो इसको करने का तरीका क्या है इन सवालों में।
आपको एक बात तो पता है कि जैसे ये है, ये मुझे ध्यान है, ये मेरे दिमाग में आएगा कि ये ऐसे घूम रहा है, तो मैं वी ए बी जो निकालूंगा वो हो जाएगा मेरा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये पॉइंट रेस्ट पे है और ये ऐसे रोटेट कर रही है। रॉड जब घूमती है तो ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं ना। अब आप देखो दूसरी बात, अगर ये इधर घूम रहा है ऐसे और ये क्रॉस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो कैसे, देखो इसका सेंस क्या होता है, कैसे आप बनाओ। अगर आप ये वी इधर है, वी क्रॉस बी करोगे तो आपका थंब इधर की तरफ आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा होगा, तो सेंस क्या बनेगी एनालॉजी की, करंट इधर मूव कर रहा होगा, तो ऐसे बना लो। क्लियर है। अब देखो इधर क्या होगा, आप अगर देखो ये इधर मूव कर रहा है तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी यानी कि करंट ऐसे मूव कर रहा होगा, ये बन गया। और इसकी वैल्यू कितनी है, बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फिर सिमिलरली ये इधर मूव कर रहा है ना, यानी कि वी क्रॉस बी इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, वी क्रॉस बी इधर आएगा, तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत है, ऐसे बना लो। ये तुम्हारा बैटरी की दिक्कत, अब तुम्हारा जो भी निकालना है अब निकल जाएगा। और इसकी वैल्यू कितने हो गया, हाफ बी ओमेगा 2l है ना, 4l स्क्वायर, तो यानी कि वैल्यू आएगी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2b ओमेगा एल स्क्वायर। अब कर लो वी ए से चलो, देखो अब कितना आसान हो गया, वी ए माइनस प्लस प्लस कितना 2b ओमेगा एल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी। सो वी ए माइनस वी बी कम्स आउट टू बी 2 - 1/2 यानी कि -3/4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। -3/4 ऑप्शन है कहीं, -3/4, सॉरी 3/4 कह रहा हूँ भाई, 2 - 1/2 था ना, तो -3/2 था। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। करने का तरीका ये मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप इसके और इसके बीच में आधे बच्चे ऐसे करके वो सीधा लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं लिखना है। ठीक है, प्रॉपर जो थियरी है, ये पॉइंट फिक्स, तो इसका पहले तो देखो मैंने पहले ये नहीं, इसके अक्रॉस जो इंड्यूस हुआ, इसके अक्रॉस जो, मैंने क्या किया अगर आपने ध्यान दिया हो तो, मैंने इसके अक्रॉस अलग निकाला, इसके अक्रॉस अलग निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ लॉ लगा लिया, सिंपल। 25 के लिए आपका फॉर्मूला है, लाउडनेस का फॉर्मूला आप पढ़ते ही हैं, लाउडनेस 10 log बेस 10, ये हो जाएगा I1/I0 इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी यानी कि वही पावर, तो यहाँ आपको ये दे रखा है कितना 20 मिलीवॉट, तो यहाँ आप कर सकते हैं ये 20 से 200 हो गया, तो पावर इंक्रीज इन डेसिबल पूछा हुआ है, यानी कि L2 - L1 जब आप करोगे तो ये log I2/I1 मिल जाएगा, तो ये डेल्टा एल आपका आ जाएगा 10 × log 200 / 20, फिर 10, सो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 10 log बेस 10 होता है, log बेस 10 10 यानी कि 1 यानी कि 10। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अब जी थोड़ा सा इसको करेंगे, इसको थोड़ा 26 ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी, उससे पहले मैं ये 30 अटेम्प्ट कर देता हूँ आपके लिए। चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि सवाल भी तो ढूंढने होते हैं ना पेपर में, जहाँ कैलकुलेशन उसके लिए आप एक बार को उसको होल्ड पे रख लो। जो आसान आसान है आपको दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल का सवाल तो आसान ही आता है, तो वो तुरंत ही बन जाएगा। कुछ टॉपिक के सवाल आसान ही होते हैं ना, तो आपको पता है आप भिड़ते ही बना दोगे। तो देखो ये ऐसे है, ये जब आके इसको हिट करेगा तो इनिशियली तो ये वाला कॉम्पोनेंट तो सेम डायरेक्शन में, तो डेल्टा पी यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वेक्टर है तो, वेक्टर है तो कैसे करोगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2mv sin 45 यानी कि √2mv। क्लियर। 27 बड़ा फेमस सवाल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि इसका आएगा 1/t, तो ये तो टाइम के बराबर नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, बिल्कुल सही है, टाइम और फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग हो गया, सेकंड ऑप्शन आ गया इसका। 28 में क्या है, यहाँ से छोड़ दिया यूएक्स कर्व है, मुझे पता COME लगाना है मुझे, COME यानी कि K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू बच्चे K फाइनल प्लस U फाइनल। K इनिशियल कितना है 0, रिलीज़ किया है ना। U इनिशियल कितना है, ये देखो 6, यानी कि 0 + 6 इज इक्वल टू K फाइनल हाफ mv² प्लस U फाइनल इस पे, यानी कि 2 है। 6 - 2 4 × 2 2 8, सो 8 बाई मास कितना है 1 विल बी इक्वल टू v² 2√2। क्लियर है। 29 की अगर मैं बात करूं तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड सीधा मेरे दिमाग में आ गया, ये और ये पैरेलल में है, यानी कि K1 K2, तो T = 2 π √m/k।
के की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, K1 प्लस K2, क्योंकि कैपेसिटर की तरह हम इसको ऐड करते हैं, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, K1 प्लस K2 निकालना है। अब ये देखो रेशो में डिवाइड कर रखा है, तो मैंने आपको बताया 3L मान लो, लेंथ को L नहीं 3L मान लो, यानी कि K इंटू 3L कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू K1 इंटू L। और सिमिलरली K इंटू 3L विल बी इक्वल्स टू K2 इंटू 2L। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई 3K, और K2 की वैल्यू कितनी आ गई 3K/2। ऐड कर दो तो ये 9K/2, यानी कि ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, फोर्थ थोड़ी ना आएगा, 9K/2, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 30 वाला हो ही गया। स्टील वाला ये, अब ये देखो, ये म्यू दे दिया आपको, म्यू कितना आ गया, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि 0.1, ख़त्म बात। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दे रही है, दे चलो -6। ये कह रहा है दो इसके बीच में आपने इसको कनेक्ट कर दिया ये ऐसे, और फिर टेम्परेचर आपने घटा दिया, तो भैया इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, F/A विल बी इक्वल्स टू Y इंटू डेल्टा L/L, यानी कि अल्फा डेल्टा टी, यानी कि स्ट्रेस आ गया इसके अंदर Y इंटू अल्फा, मैं सीधा लिख देता हूँ Y अल्फा A डेल्टा टी। आ गया, नहीं आ गया? अब इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि फंडामेंटल मोड जो है उसका वाइब्रेशन निकालना है। अब दोनों एंड से कनेक्टेड है, सो F विल बी इक्वल्स टू NV/2L। एन की वैल्यू फंडामेंटल 1, यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1/2L। वेलोसिटी T/μ, टी कितना है, जो स्ट्रेस भाई टी, यही तो टेंशन होगी, ये लिखो गया Y अल्फा A डेल्टा टी। तो बस ये कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में लिखा। अब इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 को अगर आप देखेंगे, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, जीरो है, सो ए मूविंग पार्टिकल विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, सही बात है। अगर मैं स्टेटमेंट सेकंड की बात करूं, मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये नहीं होता, कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो सर्कुलर मोशन भी होता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन तो है ना, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब मे और मे नॉट भी, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है और नहीं भी। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस आप देख सकते हैं। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, फिर पार्टिकल मूव इन कर्ड पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था, ये वेलोसिटी आप जानते ही हैं, और अगर ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट तो स्पीड अप या स्पीड डाउन कर रहा होगा, इधर या इधर, वो अकॉर्डिंग टू, मान लो एक्सेलरेशन ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो जो इसके अलोंग है वो कंपोनेंट तो स्पीड अप या स्पीड डाउन करेगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये इसकी क्या करेगा, पाथ को चेंज करेगा परपेंडिकुलर। तो अगर कर्ड पाथ में मूव कर रहा है तो ये है ही इसके पास, तो आपका कौन सा हो गया, ये थर्ड वाला भी करेक्ट हो गया। फोर्थ वाले के, इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर इक्वल, देन पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म होता है, उसका एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट 4 विल बी द करेक्ट, इनकरेक्ट। सो फोर्थ आप ऑप्शन आ जाएगा। ये जी टाइम पीरियड कितना, तो ये t इज इक्व टू 2 पाई, पेंडुलम के लिए √L/g लिखते हो आप, तो डेल्टा T/T कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा L/L। आपने टेम्परेचर राइज किया है, सो यानी कि अल्फा डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर आएगा। 33 वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए लाइन ज्वाइनिंग, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, आसान है, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैं अगर आपको ऑप्शन बताऊं तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ये आप कर लोगे, बीच में पॉइंट निकाल लोगे। फिर ये सेफ रोड के लिए देखो, ये सिंपल सवाल है, ये भी, ये थीटा हो गया, ये हाइट पूछी हुई है, ये आपको गिवन है 7.5। सो टेन थीटा क्या आएगा यहाँ पर, टेन थीटा आएगा आपका सेफेस्ट के लिए V²/RG। अगर आपको ध्यान हो थ्योरी से सीधा, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन 2 आएगा। 35 का देखो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए PdV प्लस VdP विल बी इक्वल्स टू μRdt, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर ये जीरो, यानी कि PdV किसके बराबर होगा, μRdt के बराबर। अब करो द फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि वर्क कितना फ्रैक्शन कन्वर्ट हुआ, यानी कि वर्क डन कितना हुआ, PdV विच इज इक्वल्स टू एट कांस्टेंट प्रेशर μRdt।
डिवाइड बाई, अब हीट के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा हो उसी की ले लेंगे, CPDT। कट गया R बाई मोनो एटोमिक है 5/2R कट गया, यानी कि 2/5। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 36 के बारे में देखो, PV यानी कि बच्चे PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, और इक्वल मास है म्यू आर टी, म्यू की जगह क्या रख लेंगे हम, M/MW। PV इज इक्वल्स टू RT, ये क्या हो गया Y, ये क्या हो गया X, ये हो गया tan थीटा। अब ये M और R तो कांस्टेंट है, यानी कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू NW, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम सबसे कम इसका स्लोप ज़्यादा, यानी कि C होगा। ठीक है, तो H2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और A को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जिसका यानी कि O2 A को, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। 36 का कौन सा आया, फोर्थ। 37 को जब आप करेंगे, अच्छा ये क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग बस इतना झेल सकती है, इससे ज़्यादा टेंशन होगी तो टूट जाएगा। एक मास को आपने बांधा और घुमाने लगे तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि T विल बी इक्वल्स टू m⍵²L, यानी कि T/ml will be equals to omega square. So omega square will be equals to 16,000, 2 into 2 4, यानी कि 4,000। ओमेगा 2πf यानी कि 4π² f स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी 4π² π² जी दे रखा है, यानी कि 10 40 हो जाएगा, ये 40 तो ये कट गया, यानी कि 100, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 38 को देख लो, कैपिलरी के लिए यहाँ आपका जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो किसके, ΔP R²/L ये होता है। तो आप ये क्या कह रहे हैं, सेम दो कैपिलरी के अक्रॉस सेम प्रेशर डिफरेंस है, तो आपको क्यू कंपेयर करना है, तो Q1/Q2 विल बी इक्वल्स टू R²1/L 1 R²2 का पावर 4 इंटू L2। जब आप इसको करोगे तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। चलो जी आगे 39 को देखो, इंटरनल फोर्स क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनल फोर्स आपको याद है, जब आप ये इस तरह का सवाल करते हैं कि यहाँ जाकर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, तो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया जो, तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं वो कन्वर्ट होते हैं, या बॉम्ब ऐसे रखा हुआ है, बॉम्ब का एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ये फटने के बाद इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, यानी कि इंटरनल फोर्स किस में कन्वर्ट हुए, ये काइनेटिक एनर्जी, ये दौड़ने लगे ना, दो उसमें टूटा तो टूट के मूव करेगा, अगर मूव करेगा तो इसका मतलब आप क्या करते हो, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लगाते हो, नहीं लगाते हो, तो मोमेंटम तो कंजर्व ही है, इनिशियल फाइनल, तो लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो खाली काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा और किसी बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। अब लास्ट सेक्शन बचता है आपका 40 to 45, 5 सवाल बचते हैं आपके, उनको और हम थोड़ा सा डिस्कशन में लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखो बच्चे, ये क्या कह रहा है, एक बॉल है, तो बॉल स्मूथ सरफेस की तरफ आ रही है, स्मूथ सरफेस है, बॉल की वेलोसिटी देख लो, AI इधर, I इधर है, और -B, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, आपको पता ही है कि नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इधर, तो ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, B हो जाएगा, और ये तो इधर तो ना कोई फोर्स है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो फाइनल वेलोसिटी AI E, फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन की करनी पड़ेगी, तो इसको एक बार के लिए छोड़ लो, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा, इसकी कैलकुलेशन हमेशा आसान पड़ती है, तो इसके, तो अगर आप D पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें तो mg कहाँ लग रहा है बच्चे, इधर, तो ये वाला mg, इसको अगर आप देखो O पॉइंट के अबाउट R×F करो, R×F, इसका टॉर्क का आएगा आउटवर्ड, और ये जो फोर्स है अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कर लूँ, इसका R×F तो ये बनेगा, तो ये इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो जब इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस कर लेगा तो ये टॉपल हो जाएगा। तो अब देखो इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा, F इंटू 3a/4 शुड बी इक्वल्स टू, ये mg हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से, यानी कि mg इंटू a/2, तो ये हो गया तुम्हारा F शुड बी इक्वल्स टू 2mg/3, यानी कि सेकंड ऑप्शन। 45 वाला मरकरी का है, तो मरकरी है तो भैया लेवल डिप होगा, तो वो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, 2t cos थीटा अपॉन ρRg, ये फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है 135, ये भी गिवन है, टी भी गिवन है, आपको डेंसिटी भी गिवन है,
मरकरी की ये भी गिवन है, आर रेडियस ये भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मैं बता देता हूँ, आपका 5th ऑप्शन आएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। अब अपन बात करेंगे 43 की, बात कर लेते हैं। 43 में टाइम पीरियड टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, सिंपल। तो पहले ये क्या है, आर और 2 डेज है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। और फिर ये इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ठीक है। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कंपेयर करना है भाई, कंपेयर कर लो। तो ये 16 डेज है, तो 16 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर डैश की क्यूब, ये निकालना है, आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा विल बी इक्वल्स टू आर क्यूब बाई आर डैश की क्यूब, यानी कि आर विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आर डैश और इंटू 8 2 की पावर 1/3, ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको 64, यानी कि आर डैश विल बी इक्वल्स टू 4r। तो रेडियस तो आ गई। अब रेडियस आ गई तो वेलोसिटी वी नॉट क्या होता है, √g/m/r होता है। क्लियर है जी, √gm/r, जी तो कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट दोनों के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो √r पे डिपेंड करेगा भैया। तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बतानी है उसकी, तो वी नॉट डैश कर लो 1/√, ये कितना हो जाएगा जी 4r, डिवाइड कर लो, वी नॉट बाई वी नॉट डैश विल बी इक्वल्स टू √4r/√r, काट दो, 2 आंसर आ गया, यानी कि वी नॉट डैश इज इक्वल्स टू v0/2। सो ऑप्शन 43 का सेकंड आ जाएगा। 44 का वही है। देखो, वाइल मेजरिंग द डायमीटर, मतलब वर्नियर कैलिपर का सवाल है, तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या आना चाहिए, मेन स्केल डिवीजन MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये करते हैं हम। अब कितने कितने के साथ वो हो रहे हैं देख लो एक बार। वर्नियर कैलिपर मेन स्केल डिवीजन ये दे दिया, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 9, यानी कि 9 मेन स्केल डिवीजन विल बी इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 10/9। और ये क्या दे रखा है इसने, मेन, अच्छा मेन स्केल दे रखा है, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल 9m/10, सो 1m माइनस 9m/10, तो ये कितना हो जाएगा 1/10m, मेन स्केल डिवीजन 1, यानी कि 0.1 mm, ये हो गया आपका। अब अब सेंटीमीटर में बता रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लो 1 mm, तो ये हो गया तुम्हारा एक बार इसको, चलो ठीक है जो भी है, नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट ही कर लो ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो 1 mm आप देखो, चलो 1 mm का मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर, इसको सेंटीमीटर में यानी कि 2, यानी कि 10⁻⁻1। तो आपका कितना हो जाएगा ये, 1 mm का मतलब हो गया 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। चलो ये भी आ गया। अब ये मेन स्केल डिवीजन तो 2 है, इसके बीच में है ना, तो 2 प्लस 5th कोइंसाइड कर रहा है 0.01, यानी कि 2.05 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट खत्म बात। तो ये देख लो ना, मेन स्केल डिवीजन ये कह रहा है 0 मार्क ऑफ वर्नियर लाइज बिटवीन इतना, यानी कि ये है, इसके बीच में कहीं आ रहा है, तो उसी के लिए तो फिर हम फर्दर वर्नियर स्केल लेते हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी, 5th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन, यानी कि 5 जो कोइंसाइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट। आंसर एरर देनी रखी है तो काम और आसान हो गया। अब आपका सबसे आखिरी सवाल 41, इसमें कुछ नहीं है, आपने आर रेडियस और 9m निकाल रखा था। स्मॉल डिस्क है r/3 की, इज रिमूव्ड। आप देखो m अपॉन कितना है जी 9m अपॉन πr² इंटू πr²/9 कट गया, यानी कि जो रिमूव करी है डिस्क उसका मास m है। अब उसके हिसाब से इस डिस्क की वजह से यहाँ क्या निकालना है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट द, तो सीधी सी बात है सुपरपोजिशन लगाएंगे, तो आई कितना बचेगा, जो बड़े वाली डिस्क की वजह से था mr², यानी कि 9mr²/2
कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जो कटी हुई डिस्क है उसकी वजह से वो पॉइंट पे कितना है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई, ये स्मॉल डिस्क की वजह से एट ओ यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले मैं बता दूं, पहले तो यहाँ लिखो, फिर पैरेलल थ्योरम लगाओ, यहाँ आओ। तो यहाँ क्या होगा आपका, स्मॉल एम अगर मान लूँ, स्मॉल एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस ये आर बाई थ्री है ना, सो आर माइनस आर बाई थ्री, टू आर बाई थ्री, सो एम पैरेलल थ्योरम लगा लिया, टू आर बाई थ्री का स्क्वायर। तो ये पहले निकाल लो एक बार कितना है, एम इंटू आर, और आर कितना है तुम्हारा, चलो आर को रख लेता हूँ एक बार मैं, आर बाई थ्री, सो एम इंटू आर स्क्वायर बाई नाइन टू जो 18 प्लस एम फोर आर स्क्वायर अपॉन नाइन, 18 एम आर स्क्वायर प्लस टू फोर जो 8 एम आर स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि 9 स्मॉल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 18 टू, और ये m तो किसके बराबर है, आपने निकाला था कैपिटल M के, एम आर स्क्वायर बाई टू, इसको माइनस कर दो बस, यानी कि 9 एम आर स्क्वायर बाई टू माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि 4 एम आर स्क्वायर। सो आपका बच्चे 41 का आ गया फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको सारा पेपर किस तरीके से है समझ में आया होगा, किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, बातें समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अगले पेपर में, कल डिस्कस करेंगे।